Hello students, welcome to today's class. Today we are starting a new topic and the topic is polarity of the bond. Right? So first you must understand what polarity means. Polarity means this word from is originating from the word polar, right? Polar means anything which is having charges. Anything which is having opposite charges. दैट इज सेड टू बी पोलर इन नेचर. ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस आएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पोलर बोलेंगे. देखें, प्रीवियसली हम जो है कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. बट अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल मैंने कुछ लिए, जैसे आई एम हैविंग H2, I'm having F2, I'm having O2, HF, H2O. ठीक है, ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, मतलब बोथ आर सेम. यहाँ फ्लोरीन है, बोथ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स आर सेम. Similarly, oxygen, both atoms are same. HF, here atoms are different. When atoms are different in this molecule, when I have H hydrogen and F fluorine, fluorine is found to be more electronegative. इनके बीच में बॉन्ड कैसे बना है? म्यूचुअल शेयरिंग से बना है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? देखो, हाइड्रोजन के पास था एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में देयर वर 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ऐसा कुछ. तो यहाँ पर क्या था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय बोथ, कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया. तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया. यानी कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग. लेकिन बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, fluorine is more electronegative. Electronegative means ability to attract the bonded electrons, या फिर इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन बॉन्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ हुए हैं उनको अपनी तरफ खींचने की पावर का नाम क्या है? उस पावर का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड व्हेन आई से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है. यानी कि बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा? फ्लोरीन विल अट्रैक्ट both the electron towards it and acquire negative चार्ज. कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. क्यों नेगेटिव? कि भाई देखो, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो फ्लोरीन का है, फ्लोरीन ने अपना तो खींचा ही खींचा, साथ में हाइड्रोजन का भी खींच लिया. हाइड्रोजन का जब खींचेगा वो इसके लिए एडिशनल है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव. और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव. यानी कि ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि फ्लोरीन ने खींच लिया है तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन ने लूज़ कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव. यानी कि चार्ज क्या गया? हाइड्रोजन से निकला और फ्लोरीन के पास पहुंच गया. ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ गया? चार्जेस आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आने की वजह से दिस बिकम्स पोलर. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कह रहे थे
कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है नॉन पोलर, लाइक इन H2O2। कब आएगा ये? व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of both bonded atoms are same। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा? नॉन पोलर। ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया? पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि HF, जैसे कि H2O। ठीक है, कब बनेगा? ये बनेगा व्हेन बॉन्डेड एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया तो ही क्या बनेगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड will have some charges, है ना? जैसे यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। वैसे तो ये बॉन्ड कैसा है? डेटिव बॉन्ड है, सॉरी, ये बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से वहाँ पर क्या आ गए हैं? चार्जेस आ गए हैं। अब ये जो चार्जेस आए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड विल हैव सम चार्जेस। इट मीन्स अ कोवेलेंट बॉन्ड should have some ionic character, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ही तो चार्जेस थे ना। कोवेलेंट बॉन्ड में तो हम चार्जेस मान ही नहीं रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से क्या आ गए? वहाँ पर चार्जेस आ गए, तो वो उसके अंदर क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर। इट मीन्स when bonded atoms have different electronegativity, then that covalent bond have some ionic character or have polarity। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। अब ये जो पोलैरिटी आई है, इसी को मेजर करने का नाम है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट हुआ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी और मेजरमेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसका डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे निकलता है? मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है हमारे पास, वो क्या होता है? वो होता है ये। ठीक है, माइक्रो।
माइक्रो मतलब डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज यानी कि Q चार्ज यानी कि Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको हम किससे लिखते हैं R, यानी कि माइक्रो इज इक्वल टू Q इंटू R। ये Q क्या है? ये वो चार्ज है जो जनरेट हुआ, जैसे यहाँ पर चार्ज हुआ ना जनरेट -1 और यहाँ +1, तो चार्ज कितना है? चार्ज की क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, बस साइन अपोजिट होने वाला है। तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय सम डिस्टेंस के इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी योर R। अब इसका मतलब होता है दिस डाइपोल मोमेंट जो है उसकी हमारे पास यूनिट क्या आएगी? डाइपोल मोमेंट को हम लोग मेज़र करते हैं यूनिट डिबाई से, डिबाई, ठीक है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डिबाई का सिंबल क्या आएगा? D, यानी कि 1D। अब इसका फॉर्मूला क्या है? चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। चार्ज किस में आएगा? कूलॉम्ब में, और डिस्टेंस क्या आएगी? मीटर में, ठीक है। तो 1D इज इक्वल टू कूलॉम्ब, C इज योर कूलॉम्ब, ठीक है, C इज योर कूलॉम्ब एंड M इज योर मीटर, M इज योर मीटर। अगर आप कूलॉम्ब को भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो 1D की जो वैल्यू आती है 1D इज इक्वल टू 3.33564 कूलॉम्ब मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये जो C है हमारे पास, ये कैसा है? कैपिटल है। ये आपको याद रख के चलने पड़ेगी। जैसे 1 मीटर में होता ना, 1 मीटर में तो कूलॉम्ब, अगर मैं चार्ज 1 कूलॉम्ब लेके चलता हूँ या सेपरेशन लेके चलता हूँ तो हमारे पास डिबाई फैक्टर का क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आएगी कूलॉम्ब मीटर के। एंड डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड represented by this kind of arrow। पीछे से जो टेल है उसको कट कर देना है। अगर टेल कट नहीं करी देन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। जैसे यहाँ टेल कट है, अगर टेल कट नहीं करते आप तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि वो डेटिव बॉन्ड की बात कह रहा है या फिर वो जो है किसी और चीज़ की बात कह रहा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का आपको ये ध्यान रखना है। इसमें याद रखने लायक मेरे लिए क्या है? याद रखने लायक मेरे लिए है हायर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ग्रेटर इज पोलैरिटी, कि डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। देखो अगर मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल CO2 का निकालना है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये जो पावर है गेट्स अपोजिट डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीजन इज इन
अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे भाई देखो ना, टग ऑफ वॉर करते हैं, इधर एक टीम है इधर एक टीम है, दोनों सेम पावर से खींचेंगे तो क्या रस्सी कहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। चार्ज कहीं जाएगा ही नहीं क्योंकि दोनों के खींचने की पावर क्या है, सेम है। अब चलते हैं वाटर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग वाटर, ठीक है। तो वाटर से क्या होता है, देखो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा सा होता है, ओ एच एंड एच, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है लोन पेयर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन फिर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि वो हाइड्रोजन से चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से भी चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर electronegative, so all the charges move in one direction। कि एक डायरेक्शन में सारा का सारा चार्ज भाग गया। अगर एक डायरेक्शन में सारा का सारा चार्ज भाग गया तो इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट फॉर वाटर इज नॉट इक्वल टू 0। डाइपोल मोमेंट वाटर का 0 नहीं होता, ठीक है। तो कितना होता है डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है, हेयर डाइपोल मोमेंट इज 1.85 डिवाइड, कि ये कितनी आएगी 1.85। ऐसे ही अगर मान लो मैं लेता हूँ BF3, ठीक है। जो BF3 का स्ट्रक्चर है वो ये है कि, सॉरी दिस इज़ नॉट सिंगल बॉन्ड, दिस इज़ नॉट डेटिव बॉन्ड, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब ये क्या है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे यहाँ से ये अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से ये अपनी तरफ खींचेगा। फ्लोरीन देखो इन दोनों का, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये दिस विल बी अर रिजल्टेंट, ठीक है। जो ये रिजल्टेंट है और ये फ्लोरीन है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है, कि अपर फ्लोरीन एंड रिजल्टेंट cancel each other, so dipole moment is again equal to 0। कि यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई आउट ऑफ NH3 and NF3 which has higher dipole moment and why, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन कि किस में ज़्यादा होगा और क्यों होगा। जिसमें चार्ज एक डायरेक्शन में जाएगा वहाँ डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, N H H और H, ये है अमोनिया। ऐसे ही NF3 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो, ये भी अमोनिया है। यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन सारा चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, all the charge will go in one direction, when all the charge will go in one direction तो इसका डाइपोल मोमेंट हाई, डाइपोल मोमेंट हाई as all charge is going in one direction, कि सारे का सारा चार्ज कहाँ गया, एक डायरेक्शन में गया। लेकिन NF3 पे ध्यान दो कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, और नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, यानी कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लो। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, NH3 का, NF3 का कम आएगा। So till now we were talking about bond only,
कैसे बनता है, क्यों बनता है? सो टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट केमिकल बॉन्ड ओनली, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है. नाउ वी विल टेक केयर ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑल्सो, विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, right? So for the explanation of shape or geometry, we have the very first theory, that is valence shell electron pair repulsion theory, or in the short form we call it as Vesper theory. ठीक है. अगर आप इसके नाम को ही अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीधी सीधी क्लियर हो जाएंगी. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसके हैं, वैलेंस शेल के हैं. इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में है. अब क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, नेगेटिव, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है. मतलब electrons are present in the form of pair. Where they are present in the valence shell, and there they will repel each other. This is your Vesper theory. फिर भी आप इसको एक्सप्लेन करते हैं. उसने कहा, इसका फर्स्ट पॉइंट जो आती है, कुछ अजम्पशंस है इस थ्योरी की, कुछ पोस्टुलेट्स हैं. तो पोस्टुलेट में फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. अब यहाँ से वो कहता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड, के जो बॉन्ड में यूज़ हुए, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डेड, के वो बॉन्ड में यूज़ नहीं हुए. ठीक है. नॉन बॉन्डेड को हम लोग दूसरी फॉर्म में भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज लोन पेयर. अब इसमें एक बात ध्यान दें आप कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड पेयर of electron is have large area as they have influence of two nucleus. ठीक है. they have influence of two nucleus. So they repel very less, कि उनकी जो रिपल्शन है वो बहुत कम है. इसमें जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन विच आर लोन पेयर इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ only one nucleus, so they repel most. ठीक है. तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पोस्टुलेट्स. इसमें क्या क्या कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो दो टाइप के हैं, बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड है. जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे हैव लार्ज एरिया, और एज दे आर अंडर दे हैव इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस, सो दे रिपेल वेरी लेस. इलेक्ट्रॉन विच आर लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस, सो दे रिपेल द मोस्ट. देखो, इस चीज़ को समझने के लिए मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि लेट्स हैव कि दीज आर 4 सिस्टर्स. ठीक है. 4 सिस्टर्स है, ये चारों एक ही घर में है, ऑल आर अनमैरिड. तो इनके जो चांसेस ऑफ फाइट हैं वो वेरी हाई है. 4 सिस्टर्स, चांसेस ऑफ फाइट वेरी हाई. अब इसमें से क्या हुआ कि एक लड़की की शादी हो गई, फर्स्ट गर्ल गॉट मैरिड. ठीक है. यू कैन सी कि यहाँ पर हमने इसका पेयर बना दिया. ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड गर्ल गॉट मैरिड. तो इसका मतलब है 4 में से अगर 2 की शादी होगी तो 2 क्या रह गई, अनमैरिड रह गई. अब देखो, एक्चुअल में ये जो दोनों सिस्टर्स हैं ये एक ही घर में है. अगर एक ही घर में है तो बहुत बार ऐसा होगा कि ये दिन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो इनके लड़ने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे. लेकिन क्या होगा कि ये जो मैरिड वाली हैं, ये अब इसकी शादी कहीं और हुई है, इसकी शादी कहीं और हुई है.
ये बेचारी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत कम मिल पाएंगी, इंटरेक्ट हो पाएगा। जब बहुत कम मिलेगा तो इनके लड़ने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी और घर में है और ये किसी और घर में है। ऐसी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन जो एंगेज हो गए, कहाँ एंगेज हो गए, बॉन्ड में बनाने में, तो वो दो न्यूक्लियस के अंडर अंडर इन्फ्लुएंस में ना। भाई देखो, एक घर तो इसका अपने हस्बैंड का हो गया, एक घर अपने इसके फादर का हो गया। इन दोनों के बीच में लड़ाई कब होगी? जिन दोनों लड़कियों की शादी हो गई है, इनकी लड़ाई कब होगी? जब ये भी अपने फादर के घर आ जाए, ये भी अपने फादर के घर आ जाए, या फिर ये इसके घर चली जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपने फादर के घर जाना या एक दूसरे के घर जाने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो फिर वो गुडी गुडी बिहेव करते हैं, मतलब लड़ाई के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों क्या कुंवारी हैं, कुंवारी हैं, तो इनके लड़ने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये जो लड़की है जिसकी शादी हो गई, ये अपनी सिस्टर के घर जाए या ना जाए, लेकिन हो सकता है साल में एक बार या दो बार तो अपने फादर के घर जाएगी। अपने फादर के घर जाएगी तो वहाँ पर उसको ये दो सिस्टर मिलेंगी, दो सिस्टर मिलेंगी, तो वहाँ पर लड़ाई के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, इनके। चांसेस ऑफ फाइट आर मोस्ट किन के बीच में, ये जो दोनों अनमैरिड है इनके बीच में। लेकिन ये मैरिड और अनमैरिड के बीच में क्योंकि थोड़ी सी इंटरेक्शन होगी, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ फाइट तो होंगे लेकिन कम होंगे। लेकिन ये जो दोनों मैरिड हैं, ये बेचारी तो कभी कभी मिलेंगी, कभी कभी मिलेंगी, तो इनके बीच में लड़ाई के जो चांसेस होंगे वो कैसे हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। यानी कि जो मैरिड है उनको हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर कह रहे हैं। कि जो एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम। उसके बाद ये जो लोन पेयर हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के लड़ाई के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि ये कभी कभी मिलेंगी, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली इनसे तो मिल सकती है ना। तो यहाँ पर चांसेस ऑफ फाइट ज़्यादा होंगी। यानी कि जिसको हम कह रहे हैं मैरिड है, उसको मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, बॉन्ड पेयर। कि भाई जिन दोनों की शादी होगी, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन कम, क्योंकि बहुत कम मिलेंगे। लेकिन ये लोन पेयर हैं जो बॉन्डिंग में यूज़ हुए ही नहीं, या भी इनकी शादी हुई नहीं, तो इनकी लड़ाई के चांसेस सबसे ज़्यादा। यानी कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा। और इनके बीच में लड़ाई के चांसेस इंटरमीडिएट है, यानी कि दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है। अब जब कभी भी लड़ाई हो जाती है बच्चों के बीच में, तो पेरेंट्स की कोशिश क्या होती है, पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि वो एक ऐसी डायरेक्शन में चले जाएं जहाँ पर उन दोनों की इंटरेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि अगर इंटरेक्शन कम हो गई तो उनके बीच में लड़ाई भी कम हो जाएगी। ऐसे न्यूक्लियस करता है कि न्यूक्लियस करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस टू ओवरकम दिस रिपल्शन, सो दे शिफ्ट इन द वेरियस डायरेक्शन। के वो एक ऐसी जगह चले जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ रिपल्शन क्या हो सके, कम हो सके। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए तो उससे मॉलिक्यूल को क्या मिल जाएगी, एक ज्योमेट्री मिल जाएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से अगर शुरू करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो क्या है, वो है फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग BeCl2। ठीक है। तो सबसे पहले बेरिलियम लिखो सेंटर पे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 and 2, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दो डॉट्स लगाओ। क्लोरीन के वैलेंस शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बार कर चुके हैं, तो अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। यानी कि सेंट्रल एटम के पास, बेरिलियम के पास क्या है, दो बॉन्ड पेयर हैं भाई, एक ये और दूसरा ये। ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, इट कीप्स टू बॉन्ड पेयर एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है। कितने के एंगल पे रखेगा, 180 डिग्री पे, सो दैट रिपल्शन इज मिनिमम। रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमम हो सके। ठीक है। फिर से समझते हैं। देखो हमारे पास एग्जांपल है BeCl3, अभी थोड़ी देर पहले भी शायद किया था। या BeCl3 के अलावा मैं ले लेता हूँ, सपोज करो कोई एग्जांपल, चलो BeCl3 से ही करते हैं। कि बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। 5 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 and 3।
अगर 3 है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो बोरोन के ऊपर कितनी डॉट्स लगेंगी, 3 डॉट्स लगेंगी। ठीक है, तो एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा और एक Cl यहाँ जुड़ेगा। लेकिन देखो कितने हैं, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये। तो बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। तो बोरोन क्या करेगा, बोरोन शिफ्ट these bond pair at angle of 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो उससे क्या होगा, Cl Cl एंड Cl। इससे यहाँ पर देखो, यहाँ जो एंगल था वो मुझे कुछ ऐसा फील दे रहा था कि 90 का है, 90 पे एक दूसरे के क्लोज होंगे। लेकिन यहाँ एंगल कितना है, यहाँ जो हमारे पास एंगल है वो है 120 डिग्री। एंगल 120 होने का मतलब अब इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा है तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एंड इट विल बिकम स्टेबल। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी हमें क्या देती है, हमें देती है कि भाई कैसे किसकी शेप क्या होने वाली है। इसके लिए आपको कुछ एक चीज़ें सीख के चलनी पड़ेगी यहाँ पर कि भाई अगर फॉर्मूला है AB2 तो ये क्या होगी, लीनियर। अगर फॉर्मूला इज AB3, AB2 जैसे कि CO2 मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है ना। सेंट्रल एटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंट्रल एटम इज रिप्रेजेंटेड एज ए, सेंट्रल एटम एज ए एंड कनेक्टिंग एटम एज बी, कनेक्टिंग एटम्स एज बी हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो AB2 का फॉर्मूला है तो इसकी शेप क्या आएगी, लीनियर। अब इस हिसाब से आप जिसको मर्जी लिख लो, जैसे कि BeCl2 है, BeCl2 भी क्या होगा, लीनियर होगा। ऐसे ही आ जाए AB3, AB3 की जो शेप होगी दैट विल बी अ ट्रायंगुलर प्लेनर। अच्छा, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। ट्रायंगुलर प्लेनर जैसे कि BF3, ठीक है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। ऐसे ही आ जाए AB4, AB4 जब आता है तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है टेट्राहेड्रल। शायद बहुत सारे बच्चों ने स्क्वायर सोचा होगा, टेट्राहेड्रल बनता है। ठीक है, या मैं आपको बता दूं कि कुछ केसेस में स्क्वायर भी बनता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल बना जैसे कि CH4 तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्रीज का। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर बना तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री पे तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे तो इट विल गेट अनस्टेबल। ऐसे ही अगर कोई चीज़ है, कोई मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला इज AB5, AB5 का हम लोग लिखते हैं उसको ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर जैसे कि PCl5, यहाँ दो बॉन्ड एंगल चलते हैं 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये कब समझ आएगा आपको, ये तब समझ आएगा जब आप NCERT की जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 100 के आसपास शायद है, उसमें से जब आप गो थ्रू करेंगे, 110 सॉरी, तो उसमें गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग शेप्स बनी हुई है कि ट्रायंगुलर प्लेनर कैसी होती है, उसको जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आएगी। अदरवाइज़ एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें इन शेप्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहले आप याद कर लीजिए, देन वी विल एक्सप्लेन ऑल दिस। ऐसे ही अगर AB6 आता है, AB6 आता है तो AB6 में हम लोग बोलते हैं उसको ऑक्टाहेड्रल। AB6 में दैट विल बी अ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये तो वो है जिनके पास ऑल आर योर बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर मान लो लोन पेयर आ जाए, सपोज करो हमारे पास है AB2 and we have one lone pair, L is lone pair at central atom, के सेंट्रल एटम पे क्या है, वो लोन पेयर है। तो AB2L हमारे पास है तो इसकी शेप क्या आती है,
इसकी शेप आ जाती है बेंट, ठीक है, इसकी शेप क्या आ जाती है, बेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारे पास ठीक है, इसका मतलब है ड्यू टू लोन पेयर शेप गेट्स चेंज्ड, ठीक है। शेप की बजाय आप यहाँ पर एक दूसरा टर्म यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री गेट्स चेंज्ड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, नेक्स्ट टाइम we will talk about the other shapes, ठीक है। so till then practice hard, don't forget to like, share and subscribe, and in the case of any problem you can call me। so मिलते हैं next time।